हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार चैप्टर से आज की सुबह की शुरुआत करने वाला हूँ मैं। आप लोगों ने पिछले 10 डेज में कई बार बोला कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, ऑल्दो ये है बहुत आसान। ये आपको भी लगेगा जब अपन साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है ये। और इस सिंपल टॉपिक को और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। आपके लिए कोशिश करूँगा जितना ईजी से ईजी बना सकते हो उतना ईजी बना दें। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये आपके सी सैट में तो यूज आएगा आएगा ही। इसके अलावा ये बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग में जितने भी पेपर्स होते हैं, लाइक एसबीआई की बात कर ले, आईबीपीएस की बात कर ले, रीजनल रूरल बैंक की बात कर ले या स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर ले, जहाँ कहीं भी पूछा जाता है ये टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे इस तरीके से कि उस लेवल तक को टच कर ले। और अगर 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 अपन उस लेवल तक को टच कर पाए, आपको समझ आई चीज़ें, तो जो सी सेट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से वो बहुत सिंपल होता है, आप बड़ी इजीली कर पाओगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सिलॉग्स। ठीक है। और उससे पहले ये कि संडे के बाद ये हमारी पहली क्लास है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बीच में आपने प्रैक्टिस सेट जरूर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के और इंस्टीट्यूट का लेके लगाया होगा। प्रैक्टिस शानदार चल रही होगी। और गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी है दिल्ली में, तो ध्यान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि पेपर का टाइम है। तो इस टाइम में हेल्थ के साथ तो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं, एकदम प्रॉपर जो जितना जो बेस्ट होता है फिट रहने की कंडीशन उसमें रहें, ताकि आप फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं सिलॉग्स का। देखो, ऑफलाइन क्लास में जो पैटर्न मैं पढ़ाता हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सेम रखूँ, एकदम सेम 100%। तो जितने बेसिक से शुरू करता हूँ मैं एकदम से बेसिक से बताऊंगा। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है 1 आवर की, वो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व अपन करेंगे, लेकिन मेरा जो बेसिक फोकस रहेगा वो ये कि आपको बेसिक समझ में आ जाए, एकदम सिंपल, है ना। ताकि पैटर्न कैसे भी हो जाए क्वेश्चन के, आपके दिमाग में अगर एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो आप फिर पैटर्न चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे वर्ड्स कोई भी चूज़ कर दे, उसको फ्रेम करने के लिए वर्ड्स को नए नए कोई भी पैटर्न लेके आ जाए, एंड ऑफ द होना क्या है, क्वेश्चन तो सेम ही रहना है ना, चैप्टर तो सेम ही रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो वर्ड है आपका, कौन सा, ये जो वर्ड है जिसको अपन सिलॉग्स बोल रहे होते हैं, क्या एक्चुअल में ये सिलॉग्स वर्ड है? तो आपने देखा होगा, अगर बुक की बात करें तो बुक में ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कई सारे लोग सिलोजिज्म प्रोनाउंस करते हैं, कई सारे लोग सिलोगिज्म प्रोनाउंस करते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें या इस टॉपिक के अंदर जिन चीज़ों को पढ़ना है अपने को, अगर उसकी बात कर लें, तो इस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग दिखाया जाता है वो क्या होता है? टू कंक्लूड। ठीक है। अब ये जो कंक्लूड वर्ड है ये बेसिक वर्ड है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, बेसिक वर्ड क्या है? कंक्लूड जो बेसिक वर्ड है वो किससे बना हुआ है? कंक्लूजन से, है ना। अब आप कंक्लूजन वर्ड समझ गए। आप किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे कब पहुंचते हो? जब आप के पास प्रायर इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में होती है, तभी अपन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि नहीं सर, कई बार तो हमें नहीं भी पता होता, हम तब भी कंक्लूजन निकालते हैं। कई सारे लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, दो लोग बात कर रहे हैं सिंसियरली, पढ़े लिखे लोग, उसके बीच में घुस जाते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से देखना शुरू कर, नहीं नहीं ये हो सकता है। वो कंक्लूजन नहीं, अजम्पशन होता है, और वो भी एक टॉपिक है, अपन उसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फॉर्मेशन, और उसी इन्फॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अगर बात करें तो क्या नाम दे दिया गया है? उसको नाम दे दिया गया है स्टेटमेंट। अब आप कहोगे कि सर ये हम कहाँ पहुँच गए? तो फाइनली अगर आप चेक करो तो इस टॉपिक के अंदर जिन दो वर्ड्स का इम्पॉर्टेंट यूज होने वाला है, किसका? ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। मेरा मेन मकसद था आपको यहाँ तक पहुँचाना। किसका? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो बेसिक मतलब क्या है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। स्टेटमेंट कुछ आपको दी जाएगी, अपन उस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, आप उस हिसाब से कंक्लूजन निकालोगे। समझ आई बात?
अब बात ये रही कि सर ये तो बेसिक हो गया, एक्चुअल में करना क्या होगा। तो जब आप स्टेटमेंट रीड करोगे, लाइक एक एग्जांपल समझो, सपोज कर लो कि मैंने ये बोला कि मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है संदीप। अगर मैंने ये बोला कि संदीप को मैंने नेहरू विहार में एक बहुत ही खूबसूरत कार के साथ खड़े देखा। अब मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि एक्चुअल में ये जो कार है वो क्या संदीप की है? आपका आंसर होगा सर हो सकती है। और पूछ लूँ कि नहीं नहीं सही से बताओ कि सर हो सकता है दूसरे की भी हो सकता है संदीप बस उस कार के सामने खड़ा हो फोटो कराने के लिए। और देखो लिटरली जब मैंने बहुत खूबसूरत बात की तो मैंने तो कार ही सोचा था कि मैं कार के बारे में ही बात करूँगा। अगर आप में से किसी ने कुछ डिफरेंट सोच लिया हो तो ये आपके ऊपर है। तो मतलब ये कि वहाँ पर अजम्पशन 3-4 बन रहे हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी और की होगी, उसकी होगी, डिफरेंट है ना? तो उसमें से कोई भी, अगर मैंने बात करी कि 2 ही ऑप्शन है, होना और नहीं होना, तो कोई एक राइट हो जाएगा और कोई एक रॉन्ग हो जाएगा, यही होगा ना। और कई बार जब राइट रॉन्ग की कंडीशन में आप नहीं पहुंचते तो आप क्या कहते हो कि सर डाउटफुल है, अनटिल अनलेस संदीप सामने से आके ना बता दे कि वो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार है वो उसी की है या उसकी नहीं है, तब तक अपन 100% श्योरिटी में नहीं जाएंगे। तो इसमें आपका जब स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट से आप ना, मैं बेसिकली बताने वाला हूँ वेन डायग्राम फॉर्मेट में। आप बेसिकली वेन डायग्राम बनाएंगे और उससे जो कंक्लूजन होगा उस कंक्लूजन को आप चेक करेंगे। कंक्लूजन को जब आप चेक करोगे तो कंक्लूजन बेसिकली 2 तरीके से चेक, मतलब 2 पैटर्न पे देखोगे आप। एक, जब अपन कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल वे में देखें तो आपका आंसर आता है या तो क्या फॉलो, ठीक है, या फिर क्या आता है आपका डू नॉट फॉलो, है ना। एक क्या आता है फॉलो और एक क्या आ जाता है डू नॉट फॉलो। अच्छा, अब बात ये रही कि फॉलो और डू नॉट फॉलो को समझना जरूरी है। क्या फॉलो और डू नॉट फॉलो को समझना जरूरी है। तो कोई भी चीज़ फॉलो कब होगा, कोई भी चीज़ फॉलो तब होगा जब वो 100% राइट होगा। कोई भी चीज़ डू नॉट फॉलो कब होगा, जब वो 100% आपको पता हो कि नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो रॉन्ग है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जब आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तो इन दोनों के बीच में भी एक सिचुएशन होता है और वो सिचुएशन हम क्या बोलते हैं, CND। कई जगह लिखा हुआ होगा कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाउटफुल, जब आपके पास 100% जानकारी नहीं होती है। ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर सिंपल रखे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने उसको देखा, एक बहुत ही खूबसूरत के साथ खड़ा था वो, और मैंने पूछ लिया तो आप कहोगे सर फिलहाल तो कांट डू है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड नॉर्मली कहाँ चला जाता है, डू नॉट फॉलो में। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ, इस कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया जाता हो, क्या, पॉसिबिलिटी। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्लस पॉसिबिलिटी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्लस पॉसिबिलिटी की अगर बात कर लें ये ऐसा, तो ये कहाँ चला जाता है, फॉलो में। तो मतलब ये कि नॉर्मली अगर आपको नहीं पता हो उसके बारे में और आपको लग रहा है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो वो जाएगा डू नॉट फॉलो में। लेकिन इन केस उस कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ पॉसिबिलिटी आ जाता हो तो वो किस में चला जाएगा, फॉलो में, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा, इधर राइट इधर रॉन्ग, इधर कैन नॉट बी डिटरमाइन की कंडीशन आती है, ये होता है, ठीक है। अब क्या है, ये हमने समझ लिया कि क्वेश्चन में आपने करना क्या होगा और आपको मिलेगा क्या, स्टेटमेंट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। स्टेटमेंट से आप वेन डायग्राम बना लेंगे, कंक्लूजन को चेकआउट कर लेंगे, कौन सा फॉलो है कौन सा डू नॉट फॉलो है। फॉलो करने के लिए कुछ डेटा डायरेक्ट गिवन होता है, कुछ डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, आपको कनेक्ट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। इतना सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, नॉर्मली जितने भी चीज़ें बनाई जाती है उसको बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए किसी न किसी इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होती है।
वैसे ही ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बीच चाहे आप बात कर ले स्टेटमेंट की, चाहे आप बात कर ले कंक्लूजन की, चाहे आप बात कर ले क्वेश्चन की, चाहे आप बात कर ले आंसर की, इन सब में फ्रेमिंग के लिए कुछ प्रॉपर वर्ड्स है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसका यूज़ किया जाता है। और अगर उस इंग्रेडिएंट्स को आपने समझ लिया, फिर ये टॉपिक ख़त्म, कुछ नहीं बचा उसके बाद। तो वो जो 5-6 टॉपिक है, 5-6 इंग्रेडिएंट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम से बेसिक वे में वो आपको समझा दूँ, क्योंकि वो समझ गए तो बस टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो बोला जाता है, सबसे पहला होता है क्या? सम। ठीक है, अच्छा मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझ लीजिएगा। अगर बात करें सम की, तो सम को हिंदी में क्या लिखा जाता है? कुछ, थोड़ा। समझ आ रही बात? क्या लिखा जाएगा? कुछ या थोड़ा। अच्छा, ये जो सम है, अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है? स्टेटमेंट लिखा जाएगा सम ए आर बी, ऐसा लिखा जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा ये कि हमने ये ए का पार्ट ले लिया और इससे रिलेटेड हमने किसका पार्ट ले लिया? बी का। ये हमारा क्या बन गया? सम। इतना सिंपल है। ठीक है, इसका मतलब ये बेसिकली कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ए बी है, और जो कुछ ए बी है वो हमने बना दिया। रिमेनिंग जो ए और बी जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने जिसको ओवरलैप नहीं कराया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जब कंक्लूजन अपन निकालेंगे तो अपन उसको क्या करेंगे? चेकआउट करेंगे। फिलहाल तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है कि क्या हर बार सम को सम नेम से ही जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कई बार सम के लिए डिफरेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो क्या क्या यूज़ कर लेते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले कई बार आपको मिलेगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल ए आर बी, द लिटिल ए आर बी। समझ रहे हैं? उसका मतलब क्या होगा? सम। अच्छा, कई बार आपको ये नहीं मिले तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्यू, फ्यू ए आर बी, फ्यू बी आर सी, तब भी आपको क्या समझना है? सम ही समझना है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ सकता है मैक्सिमम ए आर बी, और फिर क्या आ सकता है? मिनिमम ए आर बी। दोनों ही कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ आई बात? उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद आ सकता है एटलीस्ट, वर्ड का यूज़ किया जाता है, और कई बार क्या यूज़ किया जाता है? एटमोस्ट। इसका भी मतलब क्या होता है? सम ही होता है। देखो कितने सारे उसके रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। आप लिटिल ले लो, फ्यू ले लो, मैक्सिमम ले लो, मिनिमम ले लो, एटलीस्ट ले लो, एटमोस्ट ले लो, सारे का सारा। यही ख़त्म नहीं होता है, मैंने कई और सारे वर्ड भी देखे हैं। अगर आपका वर्ड यूज़ किया गया हो जनरली, तब भी आप क्या कंसिडर करोगे? अच्छा, कई बार ना परसेंटेज में वर्ड यूज़ किया जाता है। 30% ए आर बी, 100% ए आर बी, 250% ए आर बी, कुछ भी दे देगा। यू हैव टू मेक श्योर कि 0 से बड़ा और 100 से छोटा कुछ भी गिवन हो, इट विल बी सम। आप क्या बोलोगे? 0 से बड़ा और इस 100 से छोटा, मतलब ये कि इन दोनों के बीच में कुछ भी आने वाला है, आप उसको क्या कंसीडर करने वाले हैं? सम कंसीडर करने वाले हैं। ये हो गया सम का। जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पुट कर दी। आपको इसका यूज कर लेना है, कब? आंसर फाइंड करते हुए। समझ आई बात? आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज। डन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये हमने कर दिया सम का। चलो, अच्छा, इस सम के बाद जो दूसरा होता है उसको मैं यहीं पुट करने वाला हूँ, जिसमें लोग होते हैं कंफ्यूज। और वो दूसरा क्या है? वो सेकंड आने वाला है सम नॉट का। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सम नॉट की अगर बात करें तो सम नॉट में कैसा स्टेटमेंट लिखा होता है? सम नॉट में लिखा होता है सम ए आर नॉट बी। इन्होंने क्या बोला? कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, नॉर्मली मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैं जब कभी भी पूछता हूँ, मैंने बच्चों में एक कन्फ्यूजन देखा है। वो कन्फ्यूजन क्या होता है? वो इसी डायग्राम को कंसीडर कर लेते हैं कि सर यही डायग्राम तो। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पार्ट है ये सम का है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट जो एक दूसरे से बाहर है वो सम नॉट ही तो है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। समझ रहे बात?
इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसके, ए और बी के बारे में, और जितनी बताई गई है हमने उतना ओवरलैप कर दिया, रिमेनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सिलॉग्स में एक चीज़ अभी से ध्यान रखना है आपको, इफ़ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, it means they are saying you are not allowed to speak about the things। आपको कुछ एक्स्ट्रा बना के अपने एंड से बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हम अपन डे टू डे लाइफ में कर लेते हैं। किसी के बारे में इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता होती है, अपन उसको बढ़ा के इतना बड़ा बना देते हैं, समझ रहे हैं। किसी ने एक दिन कुछ मिस्टेक कर दी, अपन रोज़ उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। ये आपको नहीं करना है, यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन उतना ही फॉलो करना है। तो आखिर मैं इतनी बात बोल रहा हूँ तो मैं सम नॉट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। हाँ, बताने वाला हूँ। क्या सम नॉट की अगर बात कर ले तो आप ये ए का डायग्राम बना लो और ये किसका डायग्राम बना लो, बी का डायग्राम बना लो, और इस ए के अंदर आपका मन, मैंने तो ये चूज़ कर लिया है, आपका मन कहीं भी चूज़ कर लो, ये बना लो, और इसका रिलेशन इस बी के साथ कैसा होगा, नेगेटिव। इन्होंने क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसा है जिसका रिलेशन बी के साथ कैसा है, नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर ऐसा है, इसका मतलब फिर बाकी सारे पॉजिटिव है क्या, बाकियों का नहीं पता। क्लियरली बोला है कुछ ए बी नहीं है, यू हैव टू टेक इट एज सिंपल कि कुछ ए बी नहीं है, बाकी होगा, नहीं होगा, है, नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। समझ आई बात। तो सम का डायग्राम ये, सम नॉट का डायग्राम ये। क्या सम नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से कुछ वर्ड यूज किया जाता है, फिलहाल यूज नहीं किया गया है, तो आपके पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब यहीं पर चूंकि जगह बच रहा है तो मैं आपको थर्ड यहीं बता देता हूँ। थर्ड की बात कर लेते हैं, और थर्ड वर्ड है क्या, ऑल। ऑल का अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आप कैसे लिखने वाले हो, ऑल ए इज बी, इतना सिंपल सा। डायग्राम कैसे बना है देख लो, डायग्राम भी बहुत सिंपल है। आपका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, हमने ये बना दिया ए, इसको डाला वेल डायग्राम में, और इसके ऊपर बना दिया ये बी। समझ आई बात। इन्होंने क्या बोला, ऑल ए आर बी। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के पहले ऑल लगा हुआ हो उसका डायग्राम आपको छोटा बनाना है, और जो दूसरा है उसका डायग्राम बड़ा बनाना है। अब सुनो, समझो, मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने देखा कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो उसके पॉसिबल डायग्राम पढ़ाते हैं। नहीं है रिक्वायरमेंट, एकदम सिंपल रखिए। जब कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछेगा तो आप पॉसिबिलिटी सोचना, अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है आपको भी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे को देखा मैंने, ऑल के लिए ये भी बना सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है, इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर भी हो जाए, ऑल यार भी। हाँ हो सकता है, लेकिन जब वो हो सकता है हमें पूछेगा तब हम भी हो सकता है में आंसर देंगे। अनटिल अनलेस वो पॉसिबिलिटी में नहीं जा रहा है आपको भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई बात। चलो, अब बात रही क्या कि सम के लिए सर आपने बहुत सारे वर्ड बता दिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बता दिए। सम नॉट के लिए नहीं है, क्या ऑल के लिए है, हाँ बिल्कुल है। तो ऑल का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है, देखिए ऑल का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल का रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले ऑल का रिप्रेजेंटेटिव है होल, उसके बाद है क्या, फुल, उसके बाद है क्या, कंप्लीट, है ना, ऑल, होल, फुल, कंप्लीट, उसके बाद क्या है, इंटायर, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात कही जाए, जैसी मैंने सम में बात की है, तो परसेंटेज में मेक श्योर 100 और 100 प्लस कोई भी नंबर गिवन हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। लिखा होल ए एज बी यस, फुल ए एज बी यस, कंप्लीट, इंटायर, कंप्लीट, कुछ भी मेंशन किया गया हो आपको समझना है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ऑल का। समझ आई बात। तो ये हमने आपको 3 अभी तक बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ मैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जो भी करना हो कर लें। अब चलते हैं आगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत सिंपल है। चौथे की बात करें बच्चों, तो चौथा जो नेम है वो कौन सा है, चौथा है नो, है ना। और अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, नो ए इज बी, याद है ना पिंक का डायलॉग, नो मीन्स नो, है याद सबको। नो मीन्स क्या होता है, नो मीन्स होता है नो।
मतलब ये कि अगर लिखा नो ए इज बी तो ना तो ए बी को कनेक्ट करेगा ना ही बी ए को कनेक्ट करेगा, दोनों तरफ से 100% श्योरिटी के साथ ये रिलेशन मेंटेन करेंगे अपन। कैसा मेंटेन करेंगे? ऐसा मेंटेन करेंगे, इस ए को यहाँ बना देंगे, इसको यहाँ बना देंगे, इसके बीच में ये हो जाएगा। समझ आई बात? नो ए इज बी। अच्छा, क्या इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है? हाँ है। क्या? कई बार बच्चों यूज किया जाता है नन, कई बार यूज किया जाता है नॉट अ सिंगल, कई बार यूज किया जाता है नेवर, और अगर परसेंटेज की बात कर ले तो मेंशन किया जाता है 0%। ये चारों चीजें किसका है? नो का। तो ये जो चार हमने पढ़ा, ये चार बेसिक है। कौन कौन से चार बेसिक है? पहला सम, दूसरा सम नॉट, तीसरा ऑल, और चौथा ये आपका बेसिक हो गया। क्या हमारे चैप्टर में यही इंग्रेडिएंट्स है? नहीं बच्चों, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से? अभी ही बता के ही ख़त्म करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। भले आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रखते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आज का आज ही ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्या है अभी बताते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एक होता है क्या? 5th नंबर पे नेक्स्ट होता है ओनली। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कैसा होता है? ओनली ए इज बी। अब इसका डायग्राम कैसा बना है? ये ओनली वर्ड क्या पूछ रहा है हमसे, क्या डिमांड कर रहा है? तो पहले सबसे बड़ी बात ये बताओ, जब अपन ओनली की बात करते हैं तो आई होप आपको समझ में आता हो कि ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सिर्फ तुम जाओगे, ओनली ए विल गो देयर, ओनली बी विल गो देयर, ओनली ए विल ईट दिस, ओनली बी विल ईट दिस, ओनली ए विल कम इन द फंक्शन। मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या ये पॉजिटिव है? यस। क्या ये नेगेटिव है? यस। ओनली पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन भी देता है और नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी देता है। पहले मैं आपको वही समझा देता हूँ कैसे। अच्छा, आप समझो, सपोज कर लो जैसे आपके पास ये 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। अच्छा, और इन चारों के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई। आपसे क्या बोला गया? ओनली ए इज टॉलर देन बी। सपोज कर लो कि आपको इसको ऐसा कुछ अरेंज करना हो और लिखा है ओनली ए इज टॉलर देन बी। आउट ऑफ दीज 4 केवल ए ही बी से लंबा है। इसका मतलब बाकी सारे बी से क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब बाकी सारे बी से लंबे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो जहां एक रेस्ट्रिक्शन लगा है कि केवल ए बी से लंबा है, वहीं दूसरी जगह ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बाकी और कोई बी से लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए की पोजीशन यहाँ पुट करके और इसको बी से लंबा बना देंगे, बाकी सी और डी की कंडीशन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब 100% श्योर। आपसे बोल दिया कि देखो आप 5 दोस्त हो, अजय विजय संजय, जो भी 2 और जोड़ लो, आप 5 दोस्त हो, और आपसे बोला गया कि देखो विजय केवल अजय से लंबा है, बाकियों से लंबा नहीं है। समझ रहे हैं? तो जैसे ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे किसी चीज के बारे में, दूसरा अपने आप ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या लिखा था? इसमें मैंने क्या बोला था? ओनली ए इज टॉलर देन बी। केवल ए ही बी से टॉलर है। इसका मतलब जो सी और डी है वो बी से टॉलर नहीं हो सकता, वो बी से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ना केवल पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया ओनली ने, बल्कि नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया। अब यहाँ पर उसका यूज कैसे करें? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे समझो। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ, मैंने आपसे ऑनलाइन में भी पूछ रखा है ये। एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं एक दोस्त है मेरा सचिन, नहीं सचिन को छोड़ देते हैं, बड़ा के जाता है। एक दोस्त है मेरा सन्नी। अच्छा, सन्नी की एक गर्लफ्रेंड, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा पजेसिव। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या सन्नी जिसके साथ रिलेशनशिप में है, क्या सन्नी चाहेगा कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे? बताइए। आपका आंसर आएगा नहीं। या आप खुद को ले लो, आप अगर नहीं, चलो लड़का ही कंसिडर कर लेते हैं। आप एक लड़का हो, यू आर अ बॉय, और आपकी एक दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है,
समझ रहे हो, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो आप चाहोगे कि आपकी जो क्लोज फ्रेंड है उसका कोई और भी आप जैसा क्लोज फ्रेंड हो? आपका आंसर होगा नहीं। क्या होता है वहाँ पे? पजेशन आता है। तो ओनली पजेशन को भी शो करता है, पजेसिवनेस दिखाता है। समझ आई बात? तो कैसा? अब एक बात बताओ, आखिर मैं कौन सा डायग्राम बनाऊं तो आपको ये लगने लगे कि हाँ इस वाले में तो जो ये रूल है वो 100% फॉलो हो रहा है कि भाई ए बहुत पजेसिव है बी के लिए, वो हर तरफ से बी को रोके रखेगा। तो देखते हैं, आप जिसको बोलोगे वो करेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया, इस ए को इस, क्या ए ने बी को चारों तरफ से कवर कर दिया, इस तरीके से घेरा घेरा लगा के चल रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, एक खुद ही अंदर चला गया, बी ही बाहर है, बी को और लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई जुड़ सकता है उसमें, है ना, कनेक्शन जा सकता है, ये वाला तो करेक्ट नहीं। क्या हमने ए और बी का ये कन्फिग्रेशन बना दिया, क्या इसमें हो सकता है? कहोगे नहीं सर, इसमें तो ए ने बी को थोड़ा सा कवर कर रखा है। तो बचा क्या? तीसरा। तीसरा जो बचा वही हमारा करेक्ट होने वाला है। और तीसरा हमारे पास बचा जो, उस पर लाने से पहले मैं ज़रा पहले इनको इधर साइड में कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास क्या बचा? हम बच्चों इस बी को छोटा बनाएंगे और इसके ऊपर किसको? ए को बड़ा बनाएंगे। दिस इज समथिंग जिसके बारे में हम पिछले 5 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो इस ए ने बी को चारों तरफ से कवर कर लिया है। इसको समझें कैसे, कैसे पता लगा कि हमने यही काम करना है? तो आप ध्यान रखिए, ये अगर एज पर रूल मैं आपको बताऊं, एज पर क्या बताऊं, एज पर रूल में अगर आपको बताऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ओनली है ना, ओनली एक्चुअल में किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ऑल का। लेकिन जब आप ओनली को ऑल में कन्वर्ट करते हो ना तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन बदल जाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, और ये बनेगा आपका इस कंडीशन। और याद है आपको ऑल में मैंने बताया था, मैंने अभी अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि ऑल में जिस वेरिएबल के पहले ऑल होता है वो छोटा होता है और जो बाद में होता है वो क्या होता है? बड़ा। जैसे ही हमने ओनली को चेंज कर दिया तो हमें पता चला कि भाई बी के पहले ऑल है, बी को क्या करना पड़ेगा? छोटा, और ए को क्या करना पड़ेगा? बड़ा। But while making this Venn diagram, you have to keep one thing in your mind, which is कि इस B का बाकी सबसे कैसा रिलेशन हो जाएगा? नेगेटिव। इस B को कोई टच नहीं कर सकता है, दैट इज ओनली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में सिलॉग से आने वाले पेपर, जो सिलॉग से आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, अगर एक पेपर में 4 क्वेश्चन आता है तो 2 में आपको ये मिलने वाला है। ऑलराइट, फ़ोन रिसीव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जिसका फ़ोन रिसीव ना करो एक बार तो दोबारा फ़ोन ही नहीं आता है। अब आप इस चक्कर में रह जाओगे कि कब आएगा, रिसीव करके सही किया, रिसीव करके गलत किया, सब CND डाउटफुल हो जाता है। चलिए, तो ये आपका 5वां है। अब आते हैं छठे पे। अच्छा, छठे में क्या होगा? छठे में एक वर्ड है जिसको मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, लेकिन उसमें कुछ एडिशन हो जाएगा। अब क्या लिखेगा? ओनली अ फ्यू। मैंने अभी अभी आपको ओनली समझाया, रेस्ट्रिक्शन पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैंने पहला टर्म सम ही बताया था जिसमें आपको लिखा दिया था फ्यू, आपको याद होगा। और फ्यू का मतलब क्या था? सम या थोड़ा। अब इसको बनाए कैसे? अब इसको अगर स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट में लिखा रहता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए इज बी। केवल कुछ, केवल मतलब ओनली मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन इस बार ये जो ओनली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? फ्यू को। मतलब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। डायग्राम कैसा बना है अभी बना देते हैं। डायग्राम हम इसका कुछ ओनली अ फ्यू वाले का डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि हमने इस ए का कन्फिग्रेशन बना दिया, हमने इस बी का कन्फिग्रेशन बना दिया, इसको हमने सम से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिवली, और इसी ए में से कुछ पार्ट ऐसा चूज कर लिया, इसका बी से कैसा कर दिया? नेगेटिव। दिस इज समथिंग विच रिप्रेजेंट ओनली अ फ्यू ए इज बी। समझ आया? ये छठा। एक और बच रहा है लास्ट, बता ही देता हूँ मैं उसको बता के ख़त्म करते हैं। मेक श्योर ये याद रखिएगा, आउट ऑफ 5 3 से 4 क्वेश्चन में ओनली अ फ्यू का यूज होता है और बच्चे 100% टाइम गलत करते हैं। लिख देगा ओनली अ फ्यू ए इज बी और कंक्लूजन आपसे पूछ लेगा ऑल बी इज ए इज पॉसिबल। आपसे पूछ लेगा ऑल ए इज बी इज पॉसिबल, इतना, और फिर अपन उसमें अटक जाते हैं। तो मैंने अभी आपको सिर्फ वर्ड्स बताए कैसे यूज करना है और उससे क्या वेन डायग्राम बनेगा वो मैंने बता दिया।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जो कंक्लूजन्स बनेंगे आउट ऑफ 8 कंक्लूजन में बना के आपको बताऊंगा उसमें से कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा और कौन सा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। एक मैं आपको बता देता हूँ जो एक बार मैंने पेपर में देखा है, एक दो बार नहीं, 2-3 बार देखा है मैंने, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एज वेल एज। अच्छा, कैसा स्टेटमेंट कैसा पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में सम का भी यूज हो सकता है, ऑल का भी यूज हो सकता है। कैसा पूछ लेगा आपसे, सम ए आर बी एज वेल एज सी, इंपॉर्टेंट है। अब पहले एज वेल एज का समझ लो। एज वेल एज का मतलब हिंदी में देखे तो क्या होता है, आप क्या लिखोगे, कुछ ए बी भी है और वही ए जो बी है वही ए और क्या है, सी भी है। दोबारा समझिए, क्या लिखा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, एज वेल एज वही ए जो बी के अंदर है वो किसके अंदर है, सी के अंदर। डायग्राम कैसा बनाओगे मैं बताता हूँ। आपने बना लिया इस ए का डायग्राम, आपने बना दिया इस बी का डायग्राम, आपने कुछ ए का पार्ट, ये जो ए का पार्ट है वो किसके अंदर रखा है, बी के अंदर। अब आप क्या करने वाले हो, मैं कलर चेंज कर दूं आपको क्लियर दिखे, ये जो ए का पार्ट जो बी के अंदर है वही और किसके अंदर हो जाएगा, सी के अंदर। ये हो गया सम ए आर बी एज वेल एज सी। अच्छा, मैंने कहीं इसका एक दूसरा डायग्राम देखा है बने हुए, पहले मैं इसको छोटा कर दूं ताकि मैं आपको वो डायग्राम दिखा पाऊँ। मैंने कहीं इसका दूसरा डायग्राम देखा है, वो कैसा देखा है, वो कुछ ऐसा देखा है, समझो उसमें ऐसा था, ऐसा था, ये ए का पार्ट और ये किसका पार्ट, ये बी का पार्ट। तो हमने ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये ए का पार्ट किसके अंदर है, बी के अंदर है, और इसमें हमने पुट कर दिया किसका, सी का पार्ट, ये किसके अंदर हो जाएगा, सी का पार्ट हो जाएगा, मतलब इसकी बात कर दी। ये होता है एज वेल एज। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपसे जितनी भी चीज़ें बता दी वो आपके लिए बहुत वाइटल होने वाली है तो सिंपल बट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये कि सिलॉक्स में कंक्लूजन, कंक्लूड, स्टेटमेंट क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद जो वर्ड्स है जिसका यूज़ करके अपन सिलॉक्स को बनाते हैं, क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है, मैंने वो समझा दिया आपको। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, वही सारे वर्ड लिखवा दिए। आपके जो 6 वर्ड्स बनाए थे, 6 या 7 है, ये एज वेल एज लेके 7 हो गए, वो 7 हो। अच्छा, ये जो वर्ड्स है इसके अलावा एक भी वर्ड ही ऐसा नहीं है जिसके यूज़ करके क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने की कंडीशन अभी तक बनी है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ये 7 चीज़ें 3 स्लाइड्स अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली, तो सपोज करिए आपका चैप्टर बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई बात। अब देखिए, अब अगर सपोज कर लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ, आपने समझा तो दिया, आपने समझा तो दिया कि ये जो सम ए आर बी है, आपने समझा तो दिया कि इसका डायग्राम सम ए आर बी है, ये समझा तो दिया, चलो ठीक है समझा दिया। इससे रिलेटेड कितने कंक्लूजन बन सकते हैं और वो कंक्लूजन में से कौन सा 100% राइट होगा, उस कंक्लूजन में कौन सा 100% रॉन्ग होगा, उसमें से कौन सा होगा जिसमें हम 100% श्योरिटी से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों देखो, ऑफलाइन क्लास की मैंने बात करी थी, मैंने तभी बोला था कि मैं आपको एग्जैक्ट वैसा ही बताने वाला हूँ जैसा मैं उधर पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या कराता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि कितने कंक्लूजन बन सकते हैं, कितने। आपका एक स्टेटमेंट यानी कि ए और बी से इस वाले कंक्लूजन में या किसी भी 2 वेरिएबल से रिलेटेड टोटल 8 कंक्लूजन्स बनाए जा सकते हैं और उसी 8 कंक्लूजन को चेकआउट करना है, कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। एक मैं बताता हूँ, बाकी होमवर्क मिलेगा। कौन सा बताता हूँ, देखिए। सपोज कर लो कंक्लूजन नंबर 1 लिख दिया, सम ए आर बी। कंक्लूजन नंबर 2, सम बी आर ए। कंक्लूजन नंबर 3, all A is B. Conclusion number 4, all B is A. Conclusion number 5, some A are not B. Conclusion number 6, some B are not A. Conclusion number 7, no A is B. Conclusion number 8, no
बी इज ए। इन 8 कंक्लूजन के अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने इन 8 कंक्लूजन को समझ लिया तो आपके सिलॉक्स की दुनिया हो जाती है कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। और दूसरी बात ये, इतना बेसिक, इतना सिंप्लीफाइड, इतना डिटेल्स में मैंने अपने पढ़ाई के दौरान से लेके पढ़ाने के दौरान तक लगभग 12 ईयर्स हो गया, आज तक नहीं देखा है ऑनलाइन। यूज़ करें इसका। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसा उतारूँ कि न केवल आप पढ़ने के लायक हो, बल्कि अगर आपका मन हो पढ़ाने की कंडीशन तो आप पढ़ाने के लायक तैयारी कर पाओ। समझ आई बात? चलिए देखते हैं। अच्छा, अब इसमें चेकआउट करना पड़ेगा कि कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सम ए आर बी करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा देखो, थ्रू आउट द ईयर्स एक कॉन्ट्राडिक्शन रहा है लोगों में कि नहीं, जो स्टेटमेंट है वही अगर कंक्लूजन में हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहे। ये क्या है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमने क्या बना दिया है, डायग्राम बना दिया है। ये आपका बेटा क्या है, स्टेटमेंट जो नीचे है। और अगर इसकी बात कर लें तो ये क्या है, कंक्लूजन, ठीक है। ये है आपका एक स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन। डन। तो बोला कि अगर जो स्टेटमेंट वही अगर कंक्लूजन है, सर कैसे इसको राइट रॉन्ग करेंगे। बहुत थ्रू आउट द ईयर्स मैंने बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन देखे, लेकिन नॉर्मली अपन इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करने वाले हैं, फॉलो, टिक। अच्छा, सम बी आ रहे, देखना क्या क्या बी ने ए को ओवरलैप कर रखा। आप कहोगे हाँ ओवरलैप तो कर रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉलो है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे बात। कह रहा है ऑल ए इज बी। कंक्लूजन हमसे बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा बताओ, ऐसा बताओ, ऑल ए इज बी बताओ। आप कहोगे नहीं, हमारे पास तो सम की बात की गई है, सम ही पता है। 100% श्योरिटी हमारे पास ऑल के बारे में नहीं दी गई है। थोड़ा बताया है, आप मेरे से थोड़ा ही पूछो। आप मेरे से ज़्यादा पूछोगे, मैं इसका आंसर 100% श्योरिटी से ना देके आपको क्या बोल दूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और फाइनली मैं इसको क्या बोल दूंगा, फाइनली मैं इसको बोल दूंगा डू नॉट फॉलो। समझ आई बात? अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलने लगती, नहीं नहीं करेक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है, अगर इस ऑल ए इज बी को ऐसा लिखा गया होता, ऑल ए इज बी, और उसके साथ ये ऐड कर दिया जाता। क्या ऐड कर दिया जाता, ये पॉसिबल। क्या ऐड कर दिया जाता, ऑल ए इज बी इज पॉसिबल। तो यस, हम इसको 100% करेक्ट करते। लेकिन क्या मैंने इस कंक्लूजन में ऑल ए इज बी में पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ा है, नहीं जोड़ा है। अनटिल अनलेस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी ना गिवन हो, आप अपने एंड से पॉसिबिलिटी उसमें पुट नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो मैंने सिंपल रखा है ऑल ए इज बी। आप देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, भाई जितनी दी गई इन्फॉर्मेशन उतना पूछो ना। आप उसे एक्स्ट्रा पूछोगे, हम नहीं बता पाएंगे, हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नॉर्मल डे टू डे लाइफ पागलों जैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है। इतना पता, इतना बकवास करेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना फैला देंगे। और वो भी समझो, पॉजिटिव होगा तो उसको लोग रोक लेते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को फैलाते नहीं है। कैसे, अरे वो मेरे से आगे निकल जाएगा, उसको ज़्यादा क्रेडिट मिल जाएगा, काम किसी और ने किया है ज़्यादा, नहीं बताऊंगा, ओहो हो उसने अच्छा काम कर दिया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फैलेगी, वो तो उसका नाम हो जाएगा, नहीं बताऊंगा मैं। फिर क्या, जिसने कम काम किया हो, ये थोड़ा सा भी अच्छा काम करने वाले से नेगेटिव हो गया, हम उसको ऐसा ढिंढोड़ा पीट के इतना बड़ा कर देते हैं, ये ले, इसी का तो इंतजार ही कर रहा था, तू अभी अभी आया मेरे सामने हीरो बन रहा है, ये दिखाता हूँ। वो नहीं करना है। सिलॉक्स इज नॉट समथिंग लाइक दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज ऑल ए इज बी। क्या ऑल बी इज, नहीं, हम इसको भी फाइनली क्या करने वाले हैं, सी एंड डी, और फाइनली क्या कर देंगे, डू नॉट फॉलो। अगर यहाँ पर भी ऑल बी इज पॉसिबल लिखा होता, करेक्ट करते, पॉसिबिलिटी नहीं है, सोचे ही नहीं, ठीक है। तीसरे में आता है सम ए आर नॉट बी। अब आप कहोगे हाँ सर, हाँ बिल्कुल है ना, ये जो पार्ट है ये नेगेटिव भी तो है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव का मतलब उसमें ये लाइन इंफॉर्मेशन में दी गई हो। मैंने बोला कि देखो हमारा एक पड़ोसी है ए और एक दूसरी पड़ोसी है बी। हमने अपने ए पड़ोसी के उसके घर में 8 लोग हैं ए पड़ोसी के, और हमने उसके घर के 3 लोगों को बी के घर जाते देखा। हमने आपसे इंफॉर्मेशन दी कि 3 लोगों को मैंने जाते देखा। तो क्या 5 लोग नहीं गए? क्या 5 लोगों के जाने की कंडीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? नहीं, मैंने दी नहीं। मैंने 3 को जाते देखा, हो सकता है 5 पहले चले गए, हो सकता है 5 बाद में चले गए, अपने को नहीं पता रे भैया।
हम अपने एंड से 100% श्योरिटी नहीं लगा सकते। तो अगर कंक्लूजन में ये पूछा जाए कि मैंने उन 5 लोगों के बारे में 100% श्योर हूँ वो नहीं गया, तो आप कहोगे नहीं, हमारे पास 3 की इन्फॉर्मेशन है, हम रिमेनिंग 5 की इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं। इसका मतलब हम इसको भी क्या करने वाले हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, और फाइनली क्या करने वाले हैं, डू नॉट फॉलो। पॉसिबिलिटी लगा दोगे, करेक्ट कर दूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं लगाओगे, डू नॉट फॉलो कर दूंगा। यही मैंने आपको इस वाले पैटर्न में जब मैं आपको समझा रहा था, यही समझा रहा था। राइट अलग होता है, रॉन्ग अलग होता है। कैन नॉट बी डिटरमाइन में पॉसिबिलिटी लगा दोगे, फॉलो कर दूंगा, नहीं लगाओगे, नहीं करूंगा फॉलो। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं सम भी आर नॉट है, सेम है, नो एज भी 100% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सम तो ओवरलैप कर ही रखा है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते उसको। समझ आई बात? तो ये आपके 8 कंक्लूजन है। इसी 8 कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी भी जोड़ सकता है, इसी 8 कंक्लूजन में नॉर्मल भी जोड़ सकता है। चलो अब देखते हैं, सपोज कर लो कि दूसरा स्टेटमेंट अगर मेंशन किया जाता, क्या, ऑल ए इज बी, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट से अगर डायग्राम की बात कर ले तो इस स्टेटमेंट से डायग्राम कैसा बनाओगे? डायग्राम आपका बनेगा, मैंने आपसे बता दिया था कि जिस वेरिएबल के पहले ऑल लगा हुआ हो वो छोटा और दूसरा क्या बनता है, बड़ा। ये बना दिया हमने, ऑल ए इज बी, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑल ए इज बी स्टेटमेंट से कौन कौन सा कंक्लूजन राइट, कौन कौन सा रॉन्ग और कौन कौन सा डाउटफुल हो सकता है, ये सिचुएशन समझना ज़रूरी है जो आगे आपके लिए काम करने वाला है। तो मैं एक एक करके लिखने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा यही कि आप भी साथ में लिख लो। मैंने पहला कंक्लूजन क्या लिखवाया था? कंक्लूजन नंबर फर्स्ट मैंने लिखवाया था ऐसा, सम ए आर बी। कंक्लूजन नंबर 2 मैंने लिखवाया था, सम बी आर ए। कंक्लूजन नंबर 3 मैंने लिखवाया था, ऑल ए इज बी। कंक्लूजन नंबर 4 मैंने लिखवाया था, ऑल बी इज ए। ये 4 तो है ही। एक बार कैमरा चेक कर लूँ, आप क्लियर देख पा रहे नहीं देख पा रहे? बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं आप, बहुत सही। ये क्या हो गया, ऑल बी इज ए। कंक्लूजन नंबर 5, कंक्लूजन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा सकता है, सम ए आर नॉट बी। कंक्लूजन नंबर 6, सम बी आर नॉट ए। कंक्लूजन नंबर 7, नो ए इज बी। एंड कंक्लूजन नंबर 8, नो बी इज ए। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, सिलॉक्स की दुनिया में एक स्टेटमेंट से रिलेटेड इन 8 कंक्लूजन के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता। इसी कंक्लूजन में कुछ वर्ड्स नए ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकता है, पॉसिबिलिटी ऐड कर सकता है, जो सारी सिचुएशन है सारी। मैंने कल भी आपसे समझाया था कि हम पॉसिबिलिटी में जाके तब तक कंक्लूजन चेकआउट नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन बनाने वालों ने, क्वेश्चन पूछने वालों ने अपने एंड से पॉसिबिलिटी पुट नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों की ये टेंडेंसी रहती है ये सोचने की कि सर ये भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये तब सोचना है जब वो आपसे पूछ रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, क्या इसमें कंक्लूजन नंबर 1 100% करेक्ट है ना। हमें क्या कह रहा है, कह रहा है सम ए और बी। कह रहा है देखो कुछ ए ने बी को ओवरलैप कर रखा है। अब एक बार बताओ, जब सारा ही ए बी के अंदर है तो आप उसके इतने छोटे से पार्ट की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, सारे का सारा किसके अंदर है, उसके ही अंदर है। 100% क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन जनरेट होता हो तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो लक्ष्मी नगर है, क्या लक्ष्मी नगर पूरी तरह दिल्ली के अंदर है? आपका आंसर आएगा सर क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो बस, हाँ बिल्कुल दिल्ली के अंदर है। अच्छा, अगर मैं कुछ और क्वेश्चन ऐसा पूछ लूँ जो आपको लगे कि बेकार है, लेकिन वो आपके इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। समझ रहे बात आप? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे, ये मैं आपको अब समझाने वाला हूँ कैसे कर सकता है।
मैंने आपसे पूछा लक्ष्मी नगर दिल्ली में, आपने कहा हाँ है। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी नगर के अंदर थोड़ा सा आगे चले, निर्माण विहार मेट्रो के अपोजिट एक मॉल है V3S मॉल, क्या वो दिल्ली के अंदर है? आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर लक्ष्मी नगर सारा दिल्ली के अंदर है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे का सारा किसके अंदर होंगी? दिल्ली के अंदर। मतलब ये कि किसी भी चीज़ का अगर ऑल रिलेटेड है किसी से तो सम अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, वाइस वर्सा। इसका मतलब ये कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। समझ आई बात? चलो अब कह रहा है ऑल एज भी, कह हाँ सर ये दिख रहा है। मैंने फिर से कल भी बताया था कि जनरलाइज वे में लोग कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं कि हाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं ये वो, लेकिन हम इसको नहीं लेके चल रहे। जो हमें दिख रहा है, अगर जो कंक्लूजन में पूछा गया अगर वो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपने करना है कि हाँ 100% करेक्ट है, दैट्स इट। चलो अब कह रहा है ऑल बी इज ए, ओ हो मैं गलत कलम चलाने जा रहा था, ऑल बी इज ए। अच्छा इस कंक्लूजन में हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ क्या सारे का सारा बी ए के अंदर है? आप कहोगे देखो जो आपने पूछा है वो तो मुझे नहीं दिख रहा, एग्जैक्टली अपोजिट दिख रहा है। तो फिलहाल अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो, डू नॉट फॉलो। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करके पूछ लूँ कि बेटा डू नॉट फॉलो तो आपने कर दिया, बट मेरे को ये बताओ ये 100% रॉन्ग है क्या? तब आपका आंसर होना चाहिए नहीं ये 100% रॉन्ग नहीं है, ये क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि अगर मैं 100% रॉन्ग इसको बोल दूँ और तब मैं बाद में ऐसा बोलूँ ऑल बी इज ए इज पॉसिबल, तो चूंकि आपने 100% रॉन्ग कर रखा है तो पॉसिबिलिटी लगा के भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये बोला है कि सर ये तो डाउटफुल है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, कांट से है, तो पॉसिबिलिटी लगा के 100% करेक्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? या सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ, फिलहाल तो आपने डू नॉट फॉलो कर दिया, लेकिन अगर इसमें मैं पॉसिबिलिटी लगा दूँ तो ये 100% क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या सम ए आर नॉट बी? नहीं भाई बिल्कुल गलत है, सारे का सारा ए बी के अंदर है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, क्या सम बी आर नॉट ए कर सकते हैं? सम बी आर नॉट ए, ध्यान से देखना, क्या कुछ बी का ऐसा पार्ट है जो ए से बाहर है? आप कहोगे हाँ सर बी का कुछ पार्ट है जो ए से बाहर है। अच्छा वो जो पार्ट जो बाहर है उसका ए से क्या रिलेशन? आपका आंसर होगा सर नहीं पता अपने को। तो आप क्या करने वाले हो, आप इसमें फिलहाल क्या करने वाले हो, डू नॉट फॉलो। लेकिन अगर इसी डू नॉट फॉलो में अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, अगर इसी डू नॉट फॉलो में पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो वो 100% करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात कर लो इसकी तो ये दोनों का दोनों रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है कि बोथ आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हमने कहा नहीं भाई तो सारे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ आई बात? ये आपका हो गया ऑल ए इज बी पे इन सारे 8 कंक्लूजन में से कौन सा डायरेक्टली राइट हो सकता था, कौन सा डायरेक्टली रॉन्ग हो सकता था, कौन सा हमने डू नॉट फॉलो तो लिखा है लेकिन अपन 100% श्योर नहीं है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ बता दी है। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट यही रहने देते हैं और मैं आपको कंक्लूजन दूसरा करके बताता हूँ। ये स्टेटमेंट चेंज करके बताता हूँ कि स्टेटमेंट अगर चेंज करेंगे तो कंक्लूजन में क्या चेंज आ सकता है। ठीक है, चलिए ये रहा ऑल का। अब एक बात समझिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ इसी पेज पर आपको समझाऊँ। अगर हमने वो क्लियर कर लिया तो फिर आगे सिलॉग्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा अगर मैंने ऐसा लिख दिया सम ए आर नॉट बी, तो आपको याद होगा मैंने डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, सम ए आर नॉट बी, ए के कुछ पार्ट का बी से नेगेटिव रिलेशन। याद आ रहा है? कल की क्लास में हमने की थी और मैंने यही सेगमेंट आपको बता दिया था सम ए आर नॉट बी में। ठीक है, अब आपको कंक्लूजन चेकआउट करना है, तो मैं इस कंक्लूजन में कुछ भी चेक कराने से पहले आपको एकदम सिंपल वे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सम ए आर नॉट की बात की गई है तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड वेरी क्लियरली कि सम ए आर नॉट बी मतलब सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कुछ ए का ऐसा पार्ट है जो बी में नहीं है। सम ए आर नॉट बी, थोड़ा सा ए ऐसा है जो बी में नहीं है, कुछ ए ऐसा है जो बी में नहीं है। क्या बी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं।
बी के बारे में डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन में अगर किसी भी कंक्लूजन में ए पहले गिवन हो और बी बाद में, तो आप सोच सकते हो कि हाँ कुछ राइट होगा, कुछ रॉन्ग होगा, कुछ डाउटफुल होगा, है ना, कुछ फॉलो होगा, कुछ डू नॉट फॉलो होगा। लेकिन अगर बी को पहले रख के और ए को बाद में रखा गया, सम बी आर ए, ऑल बी इज ए, सम बी आर नॉट ए, नो बी इज ए, कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, डू नॉट फॉलो। समझ आई बात? और इनकेस किसी में भी पॉसिबिलिटी लगा देता हो तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अब ये मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। मैंने आपसे बोला पहला कंक्लूजन, ये देखो ये वाला इस कलर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो सम के लिए होगा। सम ए आर बी, क्या ए ने बी को ओवरलैप कर रखा है? आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन में तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, तो बाकी हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर हो सकता है मैं पॉसिबिलिटी लगाया? नहीं। इसका मतलब फिलहाल अपन इसको क्या करने वाले हैं, डू नॉट फॉलो। सम बी आर ए, नहीं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर, आपको पता है सम की कंडीशन में ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, नहीं। ऑल ए इज बी, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसका थोड़ा सा नेगेटिव है। ऑल बी इज ए, फिलहाल तो अपन डू नॉट फॉलो करने वाले हैं, पॉसिबिलिटी लगा देगा तो चेक करेंगे। अच्छा, सम ए आर नॉट बी, चूंकि ये गिवन है तो हम इसको करेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, सम बी आर नॉट है, हमें नहीं पता इस बी की तरफ से इस ए का क्या रिलेशन है, हमें बताया ही नहीं गया है, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो अपने को भी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब क्या लिखा है, नो ए इज़ बी, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ए के कुछ टुकड़ों का पता है कि वो बी नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, डू नॉट फॉलो करेंगे, नो ए इज़ बी, नो बी इज़ ए भी क्या करने वाले हैं, डू नॉट फॉलो। तो ध्यान रखिएगा, सम नॉट के केस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने कुछ खास टीचर्स को भी देखा है, बड़े मतलब अजीब लोग हैं, पढ़ने से भागते हैं, नई चीज़ों को ग्रैब नहीं करना चाहते और तुरंत किसी पे कुछ भी बोल देते हैं। कहते हैं सिलॉक्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ टीचर ये बताता है, कुछ टीचर ये बताता है। कैसे बता सकता है भाई? चीज़ें एक ही है, चीज़ें एक ही है, कंक्लूजन एक ही निकलेगा। अगर आप दूसरा निकाल रहे हो, कोई दूसरा निकाल रहे हो, तो उन दोनों में से किसी एक का 100% गलत होने वाला है, किसी एक का सही होने वाला है। आप एक्सेप्ट करो ना, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो? आप कह देते हो सिंपल कि नहीं, दो टीचर के अलग हो सकते। कब कन्फ्यूजन होगा? तब। सिलॉक्स में कहीं कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ नहीं है, जो चीज़ें हैं एकदम क्लियर होती है, आप उसको सीखो ताकि बच्चे को प्रॉपर सिखा पाओ। समझ आ रही बात? इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस बात से मैं अपने किसी पर्टिकुलर दोस्त कोलिग को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना फंडा है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। टाइम बदल रहा है, चीज़ें स्पीडअप होती जा रही है, हमें भी उधर बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने पढ़ाई को, क्योंकि हमारा एम क्या है, बच्चों के फ्यूचर को ठीक करना। हम ही अगर ठीक नहीं हो पा रहे तो हम बच्चों के फ्यूचर को और अंधकार में डाल रहे हैं। टीचर का सिंपल मतलब क्या होता है, या तो आप बच्चों के साथ अच्छा कराओगे, ठीक है, या आप बहुत गंदा कराओगे, क्योंकि आपके बताए हुए कॉन्सेप्ट ही अगर गलत हो गए तो बच्चों के लिए तो भाई आप भगवान हो ना। क्या हो बच्चों, समझो इस बात को, बच्चों के लिए आप भगवान हो। आपने उसको जो बता दिया वो उसको 100% करेक्ट मानेंगे और जाके वही पेपर में लगा आ जाएंगे, तो सही तो आप करा नहीं पाए, गलत इतना करा दिए कि आज के पेपर में नेगेटिव होता और नेगेटिव हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि हमें भी पढ़ने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये मत मान के बैठो कि मैं 40 ईयर्स का हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। बेटा आए दिन चीज़ें बदल रही है, देन थोड़ा सा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, राइट। चलो अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, बहुत भाषण हो गया, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसा रहता है। क्वेश्चन में क्या हो सकता है, सपोज कर लो कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और इस क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा पुट कर दिया। कैसा? लेट्स सी। स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने पुट कर दिया सम ए आर बी, और स्टेटमेंट नंबर 2 मैंने पुट कर दिया सम बी आर सी। सिंपल है। अच्छा, अब मैंने कंक्लूजन पुट कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, कंक्लूजन पुट कर दिया। कंक्लूजन नंबर 1 मैंने लिख दिया क्या, सम ए आर सी। कंक्लूजन नंबर 2 एक और पुट कर लेते हैं और ऐसा पुट कर लेते हैं, ऑल ए एज सी। बहुत सिंपल रखा है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक और कंक्लूजन आपके लिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में चीज़ें आसान लगने लगे, सम बी आर ए। देन अच्छा, कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप पीपीटी बना के नहीं पढ़ाते हो।
सुस्तों वाली चीज़। सामने आओ बच्चे के सामने, क्वेश्चन फ्रेम करो, समझाओ, खुद समझो, क्लियर रखो। थोड़ा सा टाइम जाता है लेकिन आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन फ्रेमिंग करना। देखिए, अच्छा क्वेश्चन फ्रेमिंग से मेरे को एक चीज़ याद है, मैं कुछ दिनों टाइम्स में वर्किंग था, मैंने उस कैट वाले सेगमेंट में एक बहुत ख़ास चीज़ देखी। वहाँ पर बच्चों को होमवर्क में ये नहीं दिया जाता कि मैंने 25 क्वेश्चन आपको दे दिए, आप उस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आइए, नहीं। उनका रहता है कि आप 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन खुद से फ्रेम करिए आप। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लगा मेरे को जब उन्होंने ये बोला कि होमवर्क ही ऐसा है कि आप खुद ही वो क्वेश्चन बनाओ और खुद ही सॉल्व करो, एंड द क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज़ जो आपको पढ़ाया गया है, और एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी करके चलाइए, क्योंकि उस क्वेश्चन को वो चेक करते हैं, अगर प्लेजराइजेशन हो गया, गूगल पे कहीं मिल गया, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ से डेवलप करना पड़ेगा, और यहाँ से डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम भी बच्चों को क्वेश्चन मेकिंग कंपटीशन करवाए, ऐसी चीज़ कराए जिसमें बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डाले कि भाई तुम्हें क्वेश्चन बनना है, तुम्हें नया क्वेश्चन बनाना है, अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं बच्चे, सोचने की कंडीशन हो जाती है। और मैं बताता हूँ अपने कंडीशन में, ये 2014-15 की बात है, जब जॉब के लिए सर्च करना शुरू किया था, तो पहला जॉब ही मिला था कंटेंट मेकिंग का। उस टाइम में ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे बना होगा, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। जब मैंने बच्चों क्वेश्चन बनाना शुरू किया ना, 3-4 मंथ्स में जो एक शाइन सा दिखने लगा अपने अंदर, मैं सोचने लग गया उसको उस तरीके से कि अच्छा इसका ये क्वेश्चन हो सकता है तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है, ये बन सकता है। और जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हो ना, सॉल्यूशन सोचना इतना ईजी हो जाता है जिसका जवाब नहीं। सो इट शुड बी अप्रिसिएटेड, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि आप होमवर्क दो क्वेश्चन मेकिंग का, अच्छा काम करता है, सोचने की ज़रूरत होती है। लेट्स सी। अच्छा, इसमें अगर मैंने जो प्रोसेस आपको बताया, अगर उसके डायग्राम से बताऊं, तो मैंने आपको बताया था सम ए आर बी, आप डायग्राम ये बना दोगे, और फिर मैंने आपको बताया सम बी आर सी, आप डायग्राम ये बना दोगे। सिंपल है, डन। अच्छा, कंक्लूजन में क्या कह रहा है? कंक्लूजन में फर्स्ट बेटा हमसे पूछा गया है सम ए आर सी, क्या कह रहा है? कुछ ए सी है। मैं इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये कह रहा है कि भाई आप मेरे को ऐसा चेक करके बताओ। कंक्लूजन, आपकी नज़र गई है स्टेटमेंट की तरफ, आपने देखा नहीं भाई ए तो बिल्कुल अलग है, सी बिल्कुल अलग है, अब करें क्या? अच्छा, हमने इसको अलग क्यों रखा है? क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, और सिंपली रखे, अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मालूम नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, जानकारी नहीं है, अभी आप कोरा कागज़ हो, बुद्धि मतलब प्रॉपर नहीं चल रही है चीज़ों में, तो आप चलाने की कोशिश ना करें। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप सिंपली बोल दो भैया हमें नहीं पता। हमारे पास इस ए और सी के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ए और सी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और अगर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है तो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ही रखो। इसको फिलहाल क्या कर दो, डू नॉट फॉलो। क्या कर दो आप इसको, डू नॉट फॉलो। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन फिर से मैं पूछूंगा क्या 100% रॉन्ग है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। नहीं क्यों सर? ये डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लगा दूं सम ए आर सी इज पॉसिबल, आप कहोगे यस सर ए का सी से पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दोनों दूर है, और दोनों दूर है इसका मतलब ये कि उसके बारे में ना तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है आपके पास और ना ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। ऐसा मत सोच लेना कि ए और सी एक दूसरे से अलग है तो ए और सी नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है। नहीं, नेगेटिव रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपके पास ये कंडीशन ज़रूरी है, लेकिन वो गिवन नहीं है, इसका मतलब हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हुई कुछ चीज़ें? आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँगा। नहीं हो रहा हो जल्दी से नोट वो करके और मैसेज करके बताना जरूर कि सर ये वाली दिक्कत हो रही है, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट। दूसरा, ऑल ए सी कह रहा सारा ए सी के, नहीं भाई ए और सी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, हम इसको डू नॉट फॉलो करने वाले हैं। लेकिन क्या 100% रॉन्ग है? नहीं। क्यों? पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सम बी आर है, क्या दिख रहा है? हाँ, इस बी ने इस ए को फॉलो कर रखा है, ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ आई बात? देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर किसी का पहले से क्लियर है चीज़ें, मैं धीरे 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 3rd क्लास तक जाते जाते आपको उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जो बैंकिंग तक आ सकती है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसा समझ लीजिए,
चलो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लाइट के ख़त्म होने की वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए इसमें। चलो कोशिश करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे डायग्राम। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच, लाइट आने लाइट जाने का। प्रोबेबली ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी इस बेसिस पे, बट ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब अब हम करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 20 क्वेश्चंस कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में सॉल्व करने का। चलो हाँ, इसके बाद एक चीज़ और बच रहा है जो मेरे को समझाना है आपको, वो है आइदर और का कॉन्सेप्ट। जल्दी ही समझाएंगे आइदर और की कंडीशन, ठीक है। चलो अगर मैं इसका डायग्राम आपसे बनाऊँ तो ऑल ए इज बी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसके पहले ऑल लगा वो छोटा और जो दूसरा है वो बड़ा। दूसरा क्या है, ऑल बी इज सी, आप क्या करने वाले हो, ऑल बी इज सी। और तीसरा क्या है, सम सी आर नॉट डी, इस सी में से कुछ पार्ट ऐसा है जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई इसको क्या कर दो, नेगेटिव। अगर आपका डायग्राम सेम बना है जैसा डायग्राम यहाँ है तो आपका 100% करेक्ट है। इन केस आपका डायग्राम ऐसा नहीं बना है, कुछ डिफरेंट है, इट मीन्स आपको डायग्राम दोबारा सोचने की ज़रूरत है। चलो ये तो हो गई स्टेटमेंट और डायग्राम की बात। नाउ लेट्स चेक इट आउट विच वन इज करेक्ट। आपका क्या कह रहा है, ऑल सी ए इज सी, हमें चेक करना है कि क्या सारा ए सी के अंदर। बेटा ध्यान से देखो, ए का ये रहा सेगमेंट और ये बड़े वाला पार्ट किसका है, सी का। क्या सारा ए, ये जो ए है वो सी के अंदर है। आप कहोगे हाँ सर 100% करेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है, सम ए और डी, क्या ए और डी ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है। ध्यान से देखो, ए की पोजीशन ये, डी की पोजीशन ये, क्या इसने एक दूसरे को टच किया, ओवरलैप किया, क्रॉस किया। आपका आंसर है नहीं। तो फिलहाल आप क्या करने वाले हो, डू नॉट फॉलो। क्या करने वाले हो, डू नॉट फॉलो। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर मैं ऐसा लिख दूँ सम ए और डी इज पॉसिबल, तब कभी ये मत कह देना कि सर ए अलग है डी अलग है, रिलेशन ही नहीं है, नेगेटिव है। नहीं, दो पर्सन एक दूसरे से दूर है, इसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स यू हैव टू assume both negative as well as positive in possibility। इसका मतलब अगर मैं लिखूँ ऐसा कि सम ए आर डी इज पॉसिबल, आपका आंसर होगा यस। चलो अब आते हैं, सम डी आर नॉट बी। क्या कह रहा है, क्या कुछ भी ऐसा है जो डी नहीं है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इस डी का रिलेशन डायरेक्टली यहाँ पर किससे गिवन है, सी से। क्या कह रहा है, कुछ सी डी नहीं है। अच्छा ठीक है ना, ये जो सी है ये डी नहीं है, मान लिया ना। इस डी का इस सी से क्या रिलेशन नहीं पता, इस डी का इस बी से क्या रिलेशन नहीं पता, इस डी का इस ए से क्या नहीं पता। और अगर नहीं पता तो करने की ज़रूरत आपको भी 100% नहीं है। क्या करेंगे, डू नॉट फॉलो। क्या यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का लफड़ा है, हाँ है। अगर यहाँ पे आ जाता हो कि ये पॉसिबल है, आंसर होगा यस पॉसिबल है। इट इज़ सो सिंपल, इतना सिंपल है। बस जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उतने का यूज़ करिए। कभी ऐसा नहीं कि अपने मन से एक्स्ट्रा अज्यूम करके उसको आंसर करेक्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी लगा के कर दिया, नहीं। अनटिल अनलेस उन्होंने नहीं दे रखा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पॉसिबिलिटी का ही करने वाला है, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट। कि मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, और स्टेटमेंट मैंने क्या ले लिया, स्टेटमेंट मैंने कुछ ऐसा ले लिया, समझो। स्टेटमेंट मैंने ले लिया कैसा, मैंने लिख दिया स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन मैंने लिखा सम पी आर क्यू। स्टेटमेंट मैंने टू लिख दिया सम क्यू आर एस। ये स्टेटमेंट हो गया। अब मैं लिख देता हूँ क्या, कंक्लूजन वन, सम पी आर एस, और कंक्लूजन टू नो पी इज एस।
दो कंक्लूजन। तो मैंने स्टेटमेंट भी कितने लिखे? दो। मैंने कंक्लूजन भी कितने लिखे? दो। नाउ यू हैव टू चेक कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन, कौन सा स्टेटमेंट 100% करेक्ट होगा और कौन सा कंक्लूजन या स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं होगा, उसको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, जो पैटर्न पे हमने पढ़ा है, जिस डायग्रामेटिक फॉर्म से, जिसको अपन वेन डायग्राम बोलते हैं, जिस पे हमने पढ़ा है, उस हिसाब से देखोगे तो आप डायग्राम कैसा बनाओगे? सम पी आर क्यू, करेक्ट? यस। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सम क्यू आर एस, करेक्ट? तो हमने पहला बनाया सम पी आर क्यू, दूसरा सम क्यू आर एस। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी कंक्लूजन गिवन है, हम उसके बारे में जब इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो क्या कंक्लूड करेंगे। अच्छा, हमसे पहला क्या पूछा? पहला पूछा गया है सम पी आर एस। एक बार ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है? सम पी आर एस। क्या ये जो P का सर्कल है, क्या उसने इस S के सर्कल को ओवरलैप कर रखा है? नहीं सर, डायग्राम में दिख रहा है नहीं कर रखा है। क्या ये नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है? नहीं सर, वो भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव रिलेशन होता तो यहाँ पर नो मेंशन किया गया होता है स्टेटमेंट में। तो सिंपल मतलब क्या है कि इस P और S के बारे में डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है, इसका मतलब आप भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि सर इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। नो P इज S। देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कई सारे टाइम बच्चे ऐसा करते हैं कि P और S दूर है तो नेगेटिव समझ ले। नहीं, दूर है इसका मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, तो दोनों डू नॉट फॉलो कर दिए। अब मैं यहाँ बोलूँगा, क्या इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि आइदर और में जाएगा? पहले तो अपन ये समझ ले। तो आप बोलोगे हाँ सर, देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ कंक्लूजन अपने पास, नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने हैं? दो कंक्लूजन है। अच्छा, दोनों ही कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? एलिमेंट्स की मैं बात करूं, क्या दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स सेम है? तब आप कहोगे हाँ सर, दोनों ही कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स है वो P और S और P और S सेम है। और अगर एलिमेंट सेम है देन आपको चेक करने की ज़रूरत है क्या ये इधर और में जाएगा या नहीं जाएगा। ओके। अच्छा, अब इसमें चेक कर लेते हैं स्टेटस, इन दोनों का स्टेटस। अगर स्टेटस की बात करें तो फिलहाल हमने इन दोनों को डू नॉट फॉलो में कन्वर्ट कर रखा है। किस बेसिस पे? क्योंकि हम इसके बारे में डिटरमाइंड ही नहीं कर पा रहे थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं इधर और में चेक करने के लिए, वो हमें यहाँ पे दिख गया। दो कंक्लूजन है, दोनों में से कोई एक राइट कोई एक रॉन्ग हो सकता है। एलिमेंट्स दोनों में सेम है, हाँ सेम है। स्टेटस दोनों का कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डू नॉट फॉलो है। अब क्या? अब चेक करेंगे जो मेन चीज़ होता है, जिसको मैं लिख रहा हूँ किससे? साइन से। क्या एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव है? आप कहोगे हाँ सर, एक में पॉजिटिव है सम का, एक में नेगेटिव है नो का। ये चार कंडीशन। क्या इन चारों कंडीशन को देख के मैं इसको इधर और बोल दूं? देखो, ये तो 100% इधर और है, लेकिन आपको थोड़ा सा चौथे पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में, सारा पॉजिटिव नेगेटिव इधर और में नहीं जाता। एक में ऑल और एक में नो दे दिया गया, नहीं जाएगा। एक में सम दूसरे में सम नॉट दे दिया गया, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि आइदर और में जाने के लिए जो एक में अगर सम मेंशन किया गया हो तो दूसरे में क्या होना चाहिए? नो। और अगर एक में ऑल मेंशन किया गया हो तो दूसरे में क्या होना चाहिए? सम नॉट की कंडीशन होनी चाहिए। समझ आई बात? अब आपके मन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर और जो पेयर है ऑल के साथ नो या सम के साथ सम नॉट, ये क्यों नहीं बनता है? एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। क्या क्या चीज़ें? दो कंक्लूजन होना चाहिए, पहला एलिमेंट्स दोनों में सेम होना चाहिए, दूसरा कोई डेफिनेटली रॉन्ग या डेफिनेटली राइट नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और साइन में एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। क्या ये सब में है? बिल्कुल है। तो हमने फिलहाल क्या कर लिया? चूज कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की है इसमें, लेकिन पहले क्या इन दोनों कंक्लूजन को मिला के हम इधर और में जा सकते हैं? आंसर है यस, हम इन दोनों कंक्लूजन को मिला के आइदर और में जा सकते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर क्या बोलोगे? ईदर फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि P और S अगर सही करेंगे सम P और S तो दूसरा गलत हो जाएगा, और नो P इज S करेक्ट करेंगे तो पहला गलत हो जाएगा। समझ आई बात? डन। अब इसमें मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। पहला तो मैंने आपको ये बताया कि क्या साइन वाले में जो कंडीशन मैंने बता दी उसके अलावा जो कंडीशन है वो क्यों नहीं, और
एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या समझना पड़ेगा उसको ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ पर P की पोजीशन फर्स्ट है, S की पोजीशन सेकंड है, और यहाँ पर P की पोजीशन फर्स्ट है, S की पोजीशन सेकंड है। मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट में दोनों ही एलिमेंट की पोजीशन सेम है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट की पोजीशन अगर बदल जाए तो वो आइदर और ना हो? हाँ, होता है कई केसेस में, वो बिल्कुल होता है, और इसी को हम समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आइदर और के लिए ये सारी कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ गए? डन। चलिए अब हम चलते हैं किस पर? नेक्स्ट पे। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बोल दिया? मैंने इसमें आपसे ये बोला कि भाई आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सम के साथ नो और ऑल के साथ सम नॉट। ऐसा क्यों? फिर मैंने आपको बोला कि पोजीशंस इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। तो समझो, आइदर और जो बेसिक है उसमें आपसे बोला क्या जाता है? उसमें आपसे ये बोला जाता है कि एक अगर आप 100% करेक्ट कर रहे हो तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाना चाहिए। अगर इस सिचुएशन को आपके दिए गए कंक्लूजन पूरा फिट करता है, पूरा डिफाइन करता है, तभी वो आइदर और में जाएगा, अदरवाइज आइदर और में वो नहीं जाएगा। ऐसा क्या है? लेट्स चेक इट आउट। सपोज कर लो कि स्टेटमेंट लिखा है क्या? स्टेटमेंट लिख दिया सम ए आर बी, स्टेटमेंट 2 सम बी आर सी, स्टेटमेंट 3 सम सी आर डी। स्टेटमेंट सिंपल, डायरेक्टली इसका डायग्राम बना देते हैं। कैसा बनाओगे आप? ए का बी से, और बी का सी से, और सी का डी से। ये हमने डायग्राम बना दिया। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? कंक्लूजन नंबर 1 मैं आपसे कह रहा हूँ ये सम ए आर डी। कंक्लूजन नंबर 2, वेट, इसको बना देता हूँ मैं नो, नो ए इज डी। और कंक्लूजन नंबर 3 सम ए आर नॉट डी। डन। अच्छा, एक दूसरा पेयर ऑफ कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन मैंने ले लिया ऑल ए इज डी, सम ए आर नॉट डी, और सम डी आर नॉट ए। इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है, लेकिन जो देने वाला हूँ आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है समझते हैं इसको। इसमें हमसे पहले बोला है क्या? ये स्टेटमेंट तीनों है। इसे जो डायग्राम बनाता है हमने डायग्राम बना लिया। पहला कह रहा है सम ए आर डी। आप कहोगे कि सर ए ये रहा, डी ये रहा, दोनों जो रिंग हमने बनाया, जो सर्कल बनाया, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। और अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है इसका मतलब वो 100% श्योरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो हम इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ले जाएंगे और डू नॉट फॉलो कर देंगे। चलो, दूसरा कह रहा है नो ए इज डी। अब बोलेंगे सर नो ए इज डी, हाँ सेम कंडीशन है ना, ए और डी एक दूसरे से दूर तो है, लेकिन वो पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है, इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओवरलैप होता तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव होता तो ऐसा कुछ करके क्रॉस लगाया गया होता, वो भी नहीं, मतलब हम इसको भी फॉलो नहीं करा सकते। अब बात रही सम ए आर नॉट डी की, बात फिर से सेम ही है। ए और डी के बारे में कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी नहीं। अब बात ये रही कि इस तीनों में से किस दो को पेयर बना सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से ये बनाया है, ए डी ए डी ए डी, लेकिन कितने हैं? 3। हमें कितने चाहिए? 2। इसका मतलब ऊपर वाला जो सम ए आर डी है उसके साथ इस दोनों में से कोई एक ही कंक्लूजन ऐसा होगा जो 100% फिट बैठेगा। कौन फिट बैठेगा? नो ए इज डी या सम ए आर डी? लेट्स चेक इट आउट। करने क्या वाला हूँ मैं? कंक्लूजन नंबर 1 को 100% करेक्ट करने वाला हूँ। 100% करेक्ट करने का मतलब ये कि ऐसा मान लीजिए मैंने इस ए को कुछ देर के लिए यहाँ ले आया और डी यहाँ रख दिया, और मैंने ये कंडीशन बना दी और ये कंडीशन बनाई, तो मैंने इसको 100% करेक्ट बना दिया। किसको करेक्ट बना दिया? सम ए आर डी को 100% करेक्ट बना दिया। तब अब हमें देखना है कि इस दोनों में से कौन सा 100% गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए नो ए इज डी। नो ए इज डी जो सेकंड कंक्लूजन है उसका बेसिक मतलब ये है कि आपका ये ए और आपका ये डी, ये दोनों ऐसे अलग होना चाहिए।
लेकिन हमने देखा नहीं, ए और डी ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब हमने जैसे इसको करेक्ट बनाया, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो आइदर और में जाने की कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। चलो तीसरा चेक कर लेते, सम ए आर नॉट डी। अब आप एक बार ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताइए, ए का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो इस डी से बाहर है। इसका मतलब ये कि उसका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब इस वाले कंडीशन के बारे में आप डू नॉट फॉलो तो करोगे, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं करोगे, आप डाउटफुल में रह के करोगे। इसलिए आप इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोलोगे और डू नॉट फॉलो। करेक्ट है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने जैसे ही फर्स्ट को करेक्ट कराया, दूसरा अपने आप ही 100% रॉन्ग हो गया, लेकिन तीसरा वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला है कि देखो, दो कंक्लूजन होने चाहिए, यस, एलिमेंट सेम होने चाहिए, यस, क्लियर है इतना, दोनों ही एलिमेंट की कंडीशन डू नॉट फॉलो होने चाहिए, यस, और एक में सम तो दूसरे में क्या होना चाहिए, नो, सम नॉट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक कंक्लूजन जिसको हम बेस मान रहे हैं, अगर वो 100% करेक्ट तो दूसरा 100% क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। आई होप क्लियर हुई होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वाले कंडीशन पे। इसमें मैं आपको क्या दिखाने वाला है, पोजीशन। अच्छा मैंने ले रखा है ऑल ए इज डी, ये ए रहा, ये डी रहा, इसमें ए पहला और डी दूसरा, इसमें भी ए पहला और डी दूसरा, बट इसमें डी पहला और ए दूसरा। डन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ऑल ए इज डी, फिर से वही बात करेंगे, ए और डी की कंडीशन एक दूसरे से दूर है, अपने को नहीं पता, फिलहाल डू नॉट फॉलो करेंगे। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी में फिर से सेम कंडीशन है, और इसमें भी डू नॉट फॉलो और इसको भी डू नॉट फॉलो। लेकिन अब बात ये रही कि अगर इस ए इज डी को इसमें 100% करेक्ट बनाओ, तो इस दोनों में से कौन सा 100% रॉन्ग हो जाएगा। समझिए इसको, मैंने ये लिखा ए और इस ए को किसके अंदर पुट कर दिया, डी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं एक वो बना रहा हूँ जिसमें इसको 100% करेक्ट बनाना था, मैंने करेक्ट बना दिया। अब देखना इसमें से कौन सा रॉन्ग हो रहा है। कह रहा है क्या, सम ए आर नॉट डी, करेक्ट, कुछ ए डी नहीं हो सकता। मतलब ये कि इस ए में से कोई भी ऐसा पार्ट है जो क्या होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। आप देखो, अरे भाई सारा ए ही डी के अंदर है, मतलब इस कंक्लूजन के बारे में सोचना ही बेकार है, ये 100% रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सम डी आर नॉट ए, तो आप कहोगे सर डी का बहुत बड़ा पार्ट ए से बाहर है, वो हो भी सकता है और नहीं भी, हम इसको डू नॉट फॉलो में तो कर रहे हैं बट 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ए पहला तो इसमें डी पहला, इसमें ए पहला तो इसमें डी पहला, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, पोजीशन चेंज कर दिया था। समझ आई बात? इसका मतलब जो ऑल और सम नॉट का केस होगा, उसमें ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए बल्कि एलिमेंट का पोजीशन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सम और सम नॉट में ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, सम और नो वाले में ये कंडीशन नहीं है। सम और नो वाले कंडीशन में एलिमेंट सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम है नहीं सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में न केवल एलिमेंट सेम होगा बल्कि उसके पोजीशन का भी सेम होना ज़रूरी है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और मैं क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या बात कही गई है आपसे। मैंने आपसे क्या बोला है कि सारे ही कंडीशन में अगर चेकआउट करें आइदर और के लिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए, दो। दोनों ही कंक्लूजन का स्टेटस की अगर बात करें तो स्टेटस कैसा होना चाहिए, डू नॉट फॉलो। बट मेक श्योर ये जो डू नॉट फॉलो है ये 100% रॉन्ग की वजह से नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड की वजह से है। इन दोनों ही कंक्लूजन में अगर मैं किसकी बात कर लूँ, एलिमेंट्स की बात कर लूँ, तो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा उसके बाद मैं किसकी बात कर लूँ, साइन की बात कर लूँ। साइन में क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव में कैसा, अगर एक सम होगा तो दूसरा क्या होगा, नो, और एक ऑल होगा तो दूसरा क्या होगा, सम नॉट। और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा सम और नो में एलिमेंट के पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑल और सम नॉट में इस केस में एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो भी क्या होना चाहिए, पोजीशन भी 100% सेम होना चाहिए। दिस इज द बेसिक फैक्टर बिहाइंड आइदर और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, क्लियर हो रही होंगी, राइट। ठीक है।
चलिए, थोड़ा सा कैमरे की कंडीशन गड़बड़ हो गई है। डन। आई होप ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ किसकी तरफ, कंक्लूजन की तरफ। चेक करते हैं वो क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। जल्दी से जल्दी कुछ 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ऐसा बोल रहा है ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट। मैंने आपको उस दिन ओनली अ फ्यू बताया था। ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है? ओनली बेटा ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी कैसा लगाता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और फ्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को। और इसका डायग्राम मैंने आपसे कैसा बताया था? इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लावर है क्या है? ये जो फ्लावर है इसका कुछ पार्ट्स फ्रूट में, इसका कुछ पार्ट फ्रूट में होगा, और इसी में से कोई भी ऐसा एक पार्ट चूज कर लीजिए जिसका इससे कैसा होगा? नेगेटिव। तो जब कभी ओनली अ फ्यू आता है, जिस वेरिएबल के पहले ओनली अ फ्यू लगा हुआ है उसका दूसरे वेरिएबल से सम का भी रिलेशन होगा और सम नॉट का भी। डन? ओके। इसके बाद कह रहा है नो ट्री इज फ्रूट। अच्छा, इस फ्रूट से ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। आपने कहा नहीं है, हम भी बना देते हैं नहीं है। सम ग्रीन इज ट्री। अच्छा, कुछ ग्रीन का रिलेशन ट्री से ऐसा है, सम ग्रीन इज ट्री। ये हमारा हो गया डेफिनेट वेन डायग्राम। ऑलराइट, अब कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है? देखिए, कंक्लूजन पहला कह रहा है नो ग्रीन इज फ्रूट। ध्यान से देखो किसका कह रहा है? कह रहा है नो ग्रीन इज फ्रूट। अच्छा, ग्रीन ये रहा और फ्रूट ये रहा। अच्छा, नेगेटिव रिलेशन किसका है? नेगेटिव रिलेशन इस ट्री का है, किसके साथ? फ्रूट के साथ। ग्रीन का है क्या? नहीं, अपन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। समझ आई बात? और अगर 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो इसको पहले तो डिटरमाइन कर लीजिए सी एंड डी, और फिर बाद में इसको डू नॉट फॉलो। अच्छा, अब क्या लिखा है? सम फ्रूट इज ग्रीन। कह रहा भाई सम फ्रूट इज ग्रीन। हम देखें इस फ्रूट और इस ग्रीन का एक दूसरे से दूर है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव आप मान सकते हो, किसकी वजह से? इसकी वजह से, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो आप इसको भी क्या बोलोगे? इसको भी बोलोगे सर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, डू नॉट फॉलो। अब चेक करिए, जो आपने ईदर और का रूल पढ़ा है, क्या उस रूल के बेसिस पर ये कंक्लूजन आइदर और में जाएगा? मुझे लग रहा है जाएगा। कैसे? इसमें भी ग्रीन है, इसमें फ्रूट है, इसमें फ्रूट है और इसमें ग्रीन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज है ना? ग्रीन पहला, फ्रूट दूसरा, फ्रूट पहला, ग्रीन तीसरा। लेकिन ये किस में मैटर करता है? ऑल और सम नॉट में। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया? सम और नो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एलिमेंट्स सेम, एक में नो एक में सम। क्या दोनों कंक्लूजन डाउटफुल था? यस डाउटफुल था। क्या आइदर और में जाएगा? यस आइदर और में चला जाएगा। यही आपको समझना था। करेक्ट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑल कैट्स आर डॉग। चलो ठीक है, आपने कहा ऑल कैट्स आर डॉग तो बता देता हूँ, मैं बना देता हूँ। इसमें हमसे क्या कह रहा है? जो सारे कैट्स हैं ना वो किसके अंदर है? डॉग के अंदर है। ओनली अ फ्यू डॉग्स आर रैबिट्स। कुछ डॉग रैबिट है और कुछ डॉग ऐसा हम चूज करें जिसका रैबिट से कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। ऑल रैबिट्स आर रैट्स। ये सारे का सारा रैबिट्स किसके अंदर है? रैट्स के अंदर है। ये आपका डायग्राम। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम कैट्स आर रैट्स। कैट्स कहाँ रहा? ये। रैट्स कहाँ रहा? ये। क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं सर। क्या ओवरलैप कर रहा है? नहीं सर। क्या नेगेटिव रिलेशन है? नहीं सर। अगर कुछ नहीं तो क्या करेंगे? हम इसको करने वाले हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फाइनली किस में कन्वर्ट कराएंगे? डू नॉट फॉलो। डू नॉट फॉलो। पहला हो गया क्लियर? यस। क्या कह रहा है? नो कैट आर रेड। क्या कैट और रेड का नेगेटिव? नहीं। फिर से क्या करेंगे? फिर से कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डू नॉट फॉलो। क्या ये भी इधर और में जाएगा? हाँ जाएगा, लेके ही इसलिए आया हूँ कि इधर और आपको समझ में आ जाए। कैसे? यहाँ पे कैट, यहाँ पे रेड। डन। कैट्स रैट्स। डन। एलिमेंट सेम? यस। एक में सम एक में नो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। सेम? यस। दोनों डू नॉट फॉलो। इसका इधर और में जाएगा? हाँ जाएगा। मतलब ये भी आपका आइदर और की कंडीशन है।
आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। मैं थोड़ा तेज कर देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ 10, अभी हमने उसमें से करे हैं 3, तो मैं 10 आपको करा के जाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सम प्लेट्स आर नाइफ्स। कुछ प्लेट्स क्या है? नाइफ्स। चलो आपने बोला बना दिया। सम नाइफ्स और बॉटल्स, कुछ नाइफ्स क्या है? बॉटल। एंड मेनी बॉटल्स आर बाउल्स, मेनी बॉटल्स आर बाउल्स। आपको याद होगा जब मैंने सम का लिखवाया था कि सम केवल अकेला नहीं है, उसके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स भी है, उसमें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन। अब क्या लिखा है? सम प्लेट्स आर बाउल्स। अच्छा, प्लेट्स ये रहा, बाउल्स ये रहा, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा? नहीं सर। क्या इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है? नहीं सर। तो क्या करें? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फाइनली किस में कर देंगे? डू नॉट फॉलो। तो हमने इसको सी एन डी किया, और आप सी एन डी को किस में कन्वर्ट करोगे? डू नॉट फॉलो। नॉट अ सिंगल प्लेट, नॉट अ सिंगल मतलब किसको? नो को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये करेंगे? नहीं सर। इसको भी क्या करें? सी एन डी। क्या ये इधर और में जाएगा? चेक कर लेते हैं। दोनों डू नॉट फॉलो। यहाँ पर क्या है? प्लेट्स बाउल्स, प्लेट्स बाउल्स। कंडीशन तो बन रही है। क्या एक में सम एक में नो? कंडीशन तो बन रही, तो क्या करते हैं? इधर और। देखो अब तो समझ आ ही गया होगा। आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आइदर और के कॉन्सेप्ट पे। उसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने बना के आपके लिए सॉल्व किए, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। सिलॉग इस पूरे ही रीजनिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। अच्छा, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही। मैं उस टाइम ना महिंद्रा में वर्किंग था। महिंद्राज आप लोगों ने सुना होगा, वेल नोन्ड इंस्टीट्यूट है। उसमें एक खतरनाक वाहियात बनती चलती थी। क्या? जो सीनियर है, कोई हेड है, क्लस्टर हेड, जोनल हेड, पता नहीं क्या क्या तो हेड बना रखा है उन्होंने। कुछ नहीं आता, वो सबसे ऊपर हेड है। वो क्लास में पढ़ा रहा है, वो बेशक गलत पढ़ा रहा हो, आपको करेक्ट मानना है। मेरे सीनियर, मैं उस टाइम नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सीनियर, मैं सूरत में वर्किंग था और वो उस जोन के हेड थे। वो आए, भाई साहब सिलॉग्स की क्लास मेरी चल रही, मैं पढ़ा रहे, एंटर करके बीइंग अ सीनियर मैं थोड़ा रुका। सर मैं पढ़ाता हूँ। जी पढ़ाएं, बिल्कुल कंटिन्यू करें। आगे पढ़ाना शुरू किया, भरपूर गलत। बच्चे मेरे को देख रहे हैं, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, चलने दो, जो चला रहा है चलाने दो। बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई वो सीनियर आदमी है। बच्चों ने चेक किया, टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, कहाँ कहाँ बैंकर्स अड्डा, सब जगह आंसर अपना क्वेश्चन पुट करके चेक किया। पता चला भाई मतलब क्या ही है। ठीक है, अरे यार समझो, एक बात समझो, जो पुराने लोग हैं तुम्हारे यहाँ, उसको थोड़ा अपडेट करवाओ। ये नहीं कि वो इस लेवल पर है तो वो जो कहेगा वही सही। नहीं, अपडेशन जरूरी है। आज दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ों में बदलाव आ रहा है। उससे अपन सिर्फ इसलिए उसकी बात सही नहीं मान ले कि वो पुराने दिनों से, वो 10 साल 15 सालों से काम कर रहा, तो वो कुछ भी बोलेगा सही हो जाएगा। वो पुराना है 15 साल का है तो वही हेड हो जाएगा, बकवास हो जाएगा ये। सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। और ये 10 से 12 साल हो गए इस स्टोरी को। शुरू शुरू की मेरी लाइफ थी और मैंने उधर ज्वाइन किया था। मैं दिल्ली में पला बड़ा, वहीं से मैंने तैयारी करके मैं अपने ही रॉब में होता था। हालांकि भाई हमने तो ये कर रखा है, वो बंदा, और कॉन्फिडेंस ऐसा टूटे ना उसका, क्या ही बोलूँ मैं। उसके मुंह पे बोल भी नहीं सकता कि तुमने गलत कर रखा है, सैलरी काट लेता मेरी। क्या लिखा है? ओनली कॉन्फिडेंस इज विन। अच्छा, ओनली का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ओनली का कन्वर्जन होता है ऑल में, लेकिन जब ओनली ऑल में कन्वर्ट होता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजिशन बदल जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल विनर, सारे का सारा विनर किसके अंदर आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। बट बेटा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस विनर का बाकी सारे एलिमेंट से, सारे वेरिएबल से नेगेटिव रिलेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि ओनली रेस्ट्रिक्शन लगाता है, न केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव। अच्छा, सम कॉन्फिडेंस इज गोल्ड, कुछ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल गोल्ड इज सिल्वर, सारे ही गोल्ड क्या हो जाएंगे? सिल्वर हो जाएंगे। डन। अच्छा, मेक श्योर इस विनर का इस दोनों के साथ कैसा रिलेशन? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है, क्या? ओनली। उसी पे बेस्ट कंक्लूजन होगा, देखना क्या कह रहा है। सम विनर आर गोल्ड, विनर और गोल्ड अपन बात ही क्यों कर रहे हैं? नेगेटिव रिलेशन है। अब क्या कह रहा है? नो सिल्वर इज कॉन्फिडेंस, सिल्वर का कॉन्फिडेंस से बेटा इतना सम का रिलेशन है।
रिमेनिंग पार्ट की इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, मतलब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब क्या लिखा है, सम सिल्वर और कॉन्फिडेंस, सम सिल्वर और कॉन्फिडेंस तो है ही, सिल्वर ने जैसे ही गोल्ड को ओवरलैप किया मैंडेटरी हो गया इसके ऊपर कॉन्फिडेंस को ओवरलैप करना। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है, ओनली 3 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी ओनली 3 इज करेक्ट। डन, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग भरपूर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ प्रीवियस ईयर के, उसमें कुछ वर्ड्स आ जाए पॉसिबिलिटी वगैरह, यस आ गया ना पॉसिबिलिटी, यही समझना था आपको, इसी को समझा देते हैं। 2 क्वेश्चन और करा के फिर आज का सेशन यही कंप्लीट। ज़्यादा बोर करने वाला नहीं हूँ मैं आपको, करता ही नहीं हूँ मैं तो बोर। ऑल कॉपीज नोटबुक, सारे के सारे ही कॉपी क्या होने वाले हैं, नोटबुक। ओनली अ फ्यू नोटबुक आर रफ, कुछ नोटबुक रफ है, और चूंकि ओनली अ फ्यू लिख दिया है इसका मतलब कुछ का रिलेशन नेगेटिव करना पड़ेगा। ऑल बुक्स आर रफ, सारे ही बुक्स किसके अंदर है, रफ के अंदर। ये बना आपका डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे, कह रहा है सम कॉपी बीइंग रफ इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को अभी छोड़ देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, देखते हैं इसका। सम कॉपी आर रफ, अच्छा कॉपी कहाँ है, ये रफ कहाँ है, ये क्या कॉपी और रफ ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, नहीं। क्या इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन गिवन था, नहीं, एक दूसरे से दूर है ना। अच्छा एक दूसरे से दूर है इसका मतलब अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने बताया था ना, एक लड़का एक लड़की V3 स्मॉल के बाहर एक साथ खड़े हैं, क्या रिलेशन हो सकता है, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड एंड फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। 100% श्योरिटी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी इस कंक्लूजन को फिलहाल करेंगे CND, और CND में जोड़ेंगे पॉसिबिलिटी, और कंक्लूजन को कर देंगे 100% करेक्ट। अब क्या लिखा है, एटलीस्ट सम बुक्स आर नोट, एटलीस्ट हटा दो, सम बुक्स आर नोटबुक्स, बुक्स कहाँ रहा है, ये नोटबुक्स कहाँ रहा है, ये बड़े वाला, भाई बुक्स रफेज के अंदर है लेकिन उस पार्ट में है जो नोटबुक को नहीं कर रहा है ओवरलैप, इसका मतलब नेगेटिव। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, दिस इज द करेक्ट वन। डन, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करेंगे आज का सेशन। क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है सम स्मार्ट इज क्लेवर, कुछ स्मार्ट क्लेवर है, ओनली अ फ्यू क्लेवर इज शार्प, ओनली अ फ्यू का ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू क्लेवर इज शार्प। फोन बज गया, देखना पड़ेगा, कुछ क्लेवर शार्प है और कुछ नहीं है। देन सम क्लेवर आर शार्प, जहाँ सॉरी ओनली अ फ्यू, जहाँ भी ओनली फ्यू है ध्यान रखिएगा, सम और सम नोट दोनों बनाना पड़ेगा। अच्छा ओनली शार्प इज क्विक, इसका मतलब सारे ही क्विक किसके अंदर है, शार्प के अंदर। मैंने बताया था ना, ओनली ऑल में कन्वर्ट होगा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा इस क्विक का इसके साथ भी नेगेटिव, इस क्विक का इसके साथ भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमने उसको उसके अंदर रखा तो है बट किस वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से, यही समझना है आपको। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल शार्प इज क्लेवर इज पॉसिबिलिटी, बाद में देखेंगे ऑल शार्प इज क्लेवर, क्या सारे शार्प को क्लेवर में ले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अगर सारे ही शार्प को उठा के किसके अंदर ले गए, क्लेवर के अंदर, तो शार्प के अंदर कौन है, ये क्विक, उसको भी लेके जाना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई इसका नेगेटिव रिलेशन है, और इस क्विक का नेगेटिव रिलेशन है, मतलब शार्प के जितने पार्ट को भी उसने करेक्ट कर रखा है, उसका भी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, गलत है तो गलत है। ऑल क्लेवर इज स्मार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है सारे ही क्लेवर किसके अंदर चला जाए, स्मार्ट के अंदर। अच्छा एक बात समझो, क्लेवर और स्मार्ट का कैसा रिलेशन है, सम का, थोड़ी सी, और पूछा क्या गया है, ऑल का। आप कहोगे क्या, सर मैं नहीं बता सकता, मेरे को थोड़ा ही पता है, लेकिन उसमें क्या जोड़ दिया, पॉसिबिलिटी। आप क्या कहोगे, सर ये तो करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात, डन। एक और क्वेश्चन करें, छोड़ो एक और क्वेश्चन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क, आप इसको एज अ होमवर्क कर लेना, बाकी जो डाउट्स आते हैं उसको भेजते रहें। अच्छा आज मैं नॉर्मली जब क्लास में होता हूँ, कल भी मैंने आपको एक स्टोरी शेयर किया था, आज भी देखा है। अच्छा कई सारे जो बच्चों के आपस के डिस्कशन ग्रुप होते हैं बहुत शानदार होते हैं। मेरे सामने कई सारे ऐसे रिजल्ट हुए
जो इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनको ग्रुप अच्छा मिल गया और उस ग्रुप में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 4-5 बच्चे का ग्रुप है। ग्रुप डजंट मीन सिर्फ लड़के हों, सिर्फ लड़कियां हों, लड़के लड़कियां दोनों ही हो सकते हैं। उनकी पढ़ाई का जो ग्राफ था बच्चे, वो धीरे 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 सोन करके अपवर्ड बढ़ना शुरू हो गया। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड ही इस चीज़ के लिए होते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे में कुछ दिखता है। और वो कुछ क्या होता है? पढ़ने की ललक। कुछ क्या होता है? रिजल्ट के लिए पागलपन। कुछ क्या होता है कि उन्हें कुछ करके ही दिखाना है। और वैसा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल होता है, 5 में से 5 लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते तो हैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके, लेकिन एक ऐसा ग्रुप उनको मिल जाता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं, और अपने अच्छे खासे पढ़ाई के मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और कहीं के नहीं रह जाते हैं। और ये रियलाइज उनको तब होता है जब रिजल्ट आता है, और तब वो रियलाइज़ करता है कि सर ये वाला गलत हो गया, इसमें नहीं कर पाया मैं, ये टाइम ख़राब हो गया, ऐसा कुछ, है ना? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके तो नहीं बोल रहा हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि देखो, चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 2-2.5 लाख रुपए दे के कहीं कोचिंग कर रहे हो, इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इतने कैपेबल हो चीज़ों को एनालाइज करने कि आप ये सोच पा रहे हो कि आप आईएएस के एस्पिरेंट हो। और एक आईएएस, एक सिविल सर्विसेज, एक आईपीएस के एस्पिरेंट से हम ये उम्मीद तो लगा सकते हैं कि वो लोगों को सही से रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन मेरे लिए अभी के टाइम में फ़ायदेमंद है और कौन फ़ायदेमंद नहीं है। फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स। वो गर्ल्स गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ बॉयज़ भी हो सकता है, सर्कल किसी का भी हो सकता है। टाइम अगर ख़राब हो रहा हो तो उसको ज़िंदगी से निकाल फेंको, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। आपका 10 मिनट भी टाइम अगर ख़राब करता हो ना रोज़, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस एस्पिरेंट से जो 100% दे रहा है, उसे रोज़ 10 मिनट पीछे हो रहे हो, मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन पीछे हो जाओगे आप। और एक क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है आपको, समझ रहे हो? अपने लाइफ से हर चीज़ निकाल फेंकिए, चाहे आपका मोबाइल डिस्टर्ब करता हो, आपके फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब करते हो, आपके दोस्त डिस्टर्ब करते हो, आपका रिलेटिव, आपके नेबर्स, कुछ भी निकाल फेंको सबको। कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब अभी निकाल फेंकोगे ना, और जब सक्सेसफुल हो जाओगे, वो आदमी आपके आगे पीछे इधर उधर रहेगा, सब रही रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर अभी आपने नहीं किया वो काम, उनके साथ लगे रहे बच्चे, और आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो वही आदमी आपके मुंह पे बोलने वाला होगा कि काश पढ़ लेता, अरे ये तो उन चक्करों में लगा हुआ, तो ये उन चक्करों में लगा हुआ था। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है खासा इस चीज़ में, झेला है मैंने इस चीज़ को, समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को टाइम से समझ लेना ज़रूरी है, ऐसा ना हो लेट हो जाए मेरी तरह, और तब आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लाइफ ख़राब हो जाती, नहीं, कुछ ना कुछ है चीज़ें जो आप कर लोगे, अच्छी लाइफ जियोगे, सब कुछ होगा, लेकिन इधर एक जो कसक रह जाती है ना, वो कसक ही रह जाती है ना? थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर, अपने आसपास वालों पे, पढ़ाई करते रहें अच्छे से, खूब मेहनत करें, फिट रहें, हेल्दी रहें, दौड़ा भाग करते रहें, साथ में खूब सारा पानी पिए, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? सो स्टे हैप्पी,